नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के हम दो लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने समानांतर श्रेणी कंप्लीट की थी, दूसरे लेक्चर में हमने गुणोत्तर श्रेणी कंप्लीट की थी। तो आज सीक्वेंस एंड सीरीज का थर्ड लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैं दो सीरीज आपको पूरी करवाऊंगा। एक है हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी कहते हैं इसको, और एक है एजीपी जो एपी और जीपी के मिक्सचर से बनती है। ठीक है। तो यदि आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंप्लीट नहीं किए हैं तो पहले उन्हें कंप्लीट कर लेना, उनके लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है। और यहां पर हम अपना तीसरा लेक्चर एचपी के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बच्चों, एपी और जीपी पढ़ने के बाद तीसरी सीरीज एचपी आती है। और एचपी हम किस श्रेणी को बोलते हैं, हरात्मक श्रेणी क्या होती है, इसको जरा समझ लेते हैं। तो आपको यदि कुछ संख्याओं को हरात्मक श्रेणी में बोलना है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ संख्याएं हैं A1 A2 A3। ठीक है। और इनको हम एचपी में बोलना चाहते हैं, तो एक श्रेणी जो लिखी गई है वो एचपी में तभी कही जाएगी यदि उनके व्युत्क्रम किस में आ जाए बेटा, एपी में आ जाए। ठीक है। ये एचपी की मेन डेफिनेशन है कि A1 A2 A3 को एचपी में कब कहा जाएगा, यदि इन नंबर्स के, इन संख्याओं के जो प्रतिलोम है, जो व्युत्क्रम है, वो किस में आ जाए, समानांतर श्रेणी में आ जाए। तब हम A1 A2 A3 को क्या कहेंगे भैया, एचपी में कहेंगे। ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि एचपी को पलट देने से, एचपी का प्रतिलोम कर देने से एपी मिल जाती है, या एपी का प्रतिलोम कर देने से एचपी मिल जाती है। लेकिन मेन डेफिनेशन अपन इसी को बोल के चलेंगे कि अगर आपको कुछ संख्याओं को एचपी में बोलना है तो पहले उनका व्युत्क्रम करेंगे और उनके सब जो व्युत्क्रम आएंगे वो आपस में एक एपी बनाने चाहिए। अगर वो एक एपी बनाएंगे तो आप सीरीज को एचपी बोल देंगे। ठीक है। तो यहां पर इसका उल्टा भी सही है, यहां लिखा हुआ है यदि एक एपी के पदों का प्रतिलोम कर दिया जाए तो परिणामी श्रेणी हमेशा एचपी कहलाती है। जैसे आपका एग्जाम्पल है 1/4, 1/7, 1/10। तो ये एक एचपी लिखी हुई है बेटा, क्योंकि इन सब नंबर्स के रेसिप्रोकल, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 होगा, 1/7 का रेसिप्रोकल 7 होगा, और 1/10 का रेसिप्रोकल 10 होगा। तो इनके जो व्युत्क्रम है वो किसमें आ रहे हैं, एपी में आ रहे हैं। इसीलिए 1/4, 1/7, 1/10 आपकी एक एचपी बन जाएगी। ठीक है बच्चों। तो यहां पर मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं कि एचपी का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एचपी की डेफिनेशन क्या है, यदि तीन संख्याओं को तुम एचपी में देखना चाह रहे हो तो उनके रेसिप्रोकल एपी में होने चाहिए। और जीरो का रेसिप्रोकल तो परिभाषित ही नहीं होता गणित में। ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि एचपी का कोई भी पद जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है। एचपी का कोई भी पद जीरो नहीं हो सकता है। ओके बेटा, क्योंकि उसका व्युत्क्रम डिफाइन नहीं होता है। ठीक है। तो ये थी एचपी की डेफिनेशन। अब एचपी एक बहुत अच्छे रिजल्ट को भी फॉलो करती है, और वो रिजल्ट है कि यदि एबीसी एचपी में है तो जो बी होता है, जो मध्य पद होता है, वो 2 इंटू ए सी डिवाइड बाई ए प्लस सी के बराबर होता है। ठीक है। जैसे आपने एपी में भी पढ़ा था कि यदि एबीसी एपी में होते हैं तो बी बराबर ए प्लस सी बाई 2 होता है। जीपी में क्या पढ़ा था, बी स्क्र बराबर ए सी होता है। इसी प्रकार एचपी में भी आपको पढ़ना है कि बी बराबर 2ac अपॉन ए प्लस सी होगा। ठीक है। तीनों सीरीज का ये अपना एक एक फंडा है जो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है बेटा। तो एचपी के अंदर कोई ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है। एचपी का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको एचपी को पहले एपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक एचपी जो होती है वो एपी का व्युत्क्रम ही होती है। तो एचपी के सभी सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले उन्हें एपी में बदलें और फिर उनको हल करें। ठीक है। एचपी के एन टर्म्स का योगफल निकालना, एन पदों का योगफल निकालना संभव नहीं है, उसका हमारे पास कोई भी सूत्र नहीं होता है। यदि आपको कोई पद निकालना है, 10वां 20वां 30वां पद निकालना है, उसके लिए पहले आपको एचपी से एपी में जाना पड़ेगा। एपी में आप 20वां 30वां जो भी पद आपसे पूछा गया है वो आप फाइंड आउट करिए, और फिर उसका रेसिप्रोकल करके आपको एचपी में वापस आना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारी सीरीज में अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, उसको पढ़ते हैं। उसमें एक एचपी दी हुई है। यदि एक एचपी का 10वां पद 21 है और 21वां पद 10 है तो आपको 210वां पद निकालना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम पहले एचपी की बना लेंगे एपी। ठीक है। तो जो भी एचपी रही होगी उस पूरी सीरीज के सभी पदों का अपन प्रतिलोम कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। उससे क्या आ जाएगी, अपने पास एपी आ जाएगी। ठीक है। तो अगर अपन उसी एपी की बात करें जो आपने एचपी से बनाई है, एचपी का जो प्रतिलोम करेंगे अपन, उससे जो अपन एपी को बनाएंगे, मैं लिख देता हूं एचपी का प्रतिलोम करने पर आपको जो एपी मिलेगी, ठीक है, उस एपी का पहला पद हम ए मान लेते हैं, और उस एपी का सार्वांतर
हम डी मान लेते हैं और हम क्वेश्चन को एपी में सॉल्व करेंगे ना कि एचपी में। तो यदि एचपी का 10वां पद 21 है और आप एचपी के सभी पदों का व्युत्क्रम कर चुके हो, प्रतिलोम कर चुके हो, तो एपी का 10वां पद क्या आ जाएगा बच्चों, समझ पा रहे हो? एपी का 10वां पद, तो सभी पदों का आपने व्युत्क्रम करा है ना, तो एपी का 10वां पद आ जाएगा 1/21। ठीक है, क्योंकि एचपी का 10वां पद 21 था। ठीक है भाई, है ना आसान? इसके बाद आपको यह देखना है कि 1/21 को आप क्या लिख सकते हो। तो क्योंकि आपने एपी का पहला पद ए माना हुआ है, सार्वंतर डी माना हुआ है, तो 10वें पद का फॉर्मूला आपको लगाना है a+9d। ओके, इसके बाद आपको 21वां पद जो है वो 10 दिया गया है, सेकंड इक्वेशन। तो एपी का 21वां पद, जो एपी आपने एचपी को व्युत्क्रम करके बनाई है, उस एपी का 21वां पद क्या हो जाएगा? क्योंकि एचपी का 10 था तो एपी का 1/10 हो जाएगा। और क्योंकि ये एपी का 21वां पद है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a+20d। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लूंगा। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1/10 माइनस 1/21 आएगा, और राइट हैंड साइड में a+20d में से a+9d सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे आपको 11 इंटू डी मिल जाएगा। ठीक है, और आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 10 और 21 का। तो 10 और 21 का एलसीएम आएगा 10 इंटू 21, और ऊपर आ जाएगा 21 माइनस 10 इक्वल टू 11d। 21 माइनस 10 भी 11 होता है, तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने पर आपको डी का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली मिल गया 1/210। इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे आपको ए का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 1/21 इज इक्वल टू a+9d, और 9d का मतलब हो जाएगा 9/210। तो a का वैल्यू इज इक्वल टू 1/21 माइनस 9/210। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको a का वैल्यू भी 1/210 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एपी सॉल्व हो गई है। एपी का पहला पद जो था a, उसका वैल्यू भी 210 आ गया है, और सार्वंतर का वैल्यू भी 1/210 आ गया है। अब आपको एचपी का 210वां पद निकालना था, तो बच्चों पहले मैं एपी का 210वां पद निकाल लेता हूं। ठीक है, तो एपी का 210वां पद क्या होगा, मतलब टी 210 एपी के लिए बात की जा रही है, तो a+209 इंटू डी। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 1/210, डी का वैल्यू भी 1/210, तो ऊपर आ जाएगा 209/210। तो 210 ही ऊपर न्यूमिरेटर में बन जाएगा एलसीएम के बाद, और 210 ही नीचे बनेगा। तो एपी का 210वां पद आपके पास बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक है, सारी बात समझ आ गई आपको? इसका मतलब यदि एपी का 210वां पद 1 है, तो एचपी का भी 210वां पद 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है ना बेटा। ये लास्ट में आपको रेसिप्रोकल करना है, इसको मत भूल जाना। ठीक है, क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन किस में सॉल्व किया है, एपी में, लेकिन लास्ट में आपको टी 210 किसका निकालना था, एचपी का, तो उसके लिए आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। हालांकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इसलिए आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है भाई, सबको बात समझ में आ गई है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एचपी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सब लोग जल्दी से पढ़ लीजिए, और यदि आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हाँ भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, यदि 1/a प्लस 1/c प्लस 1/a माइनस बी प्लस 1/c माइनस बी बराबर 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी हरात्मक श्रेणी में है या फिर b बराबर a+c है। मतलब आपको एक इक्वेशन दे दी गई है जो बराबर में 0 लिखा हुआ है, और आपको प्रूव करना है कि या तो ए बी सी एचपी में होंगे या फिर बी का वैल्यू a+c होगा, इन दोनों में से कोई एक ही बात सत्य होगी। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर अपन प्लस करें, और बीच वाले दोनों टर्म्स को अगर अपन प्लस करें, उससे फायदा ये होगा कि दोनों का न्यूमिनेटर सेम बन जाएगा। देखिए भाई, मैंने सबसे पहले 1/a लिखा, फिर प्लस में 1/c माइनस बी लिखा, फिर मैंने बीच वाले दोनों टर्म्स को लिखा 1/c प्लस 1/a माइनस बी। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि आपने जब यहां पे एलसीएम लिया a इंटू सी माइनस बी, तो ऊपर आपके पास क्या आया बच्चों, ऊपर आप एलसीएम लेके देखिए तो a+c माइनस बी आ रहा है। सिमिलरली सेकंड दोनों टर्म्स का आप एलसीएम लीजिए, तो यहां पे c प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी आ जाएगा। और जब आप एलसीएम लेके न्यूमिनेटर बनाएंगे, अंश बनाएंगे इसका, ठीक है, तो वो भी आपके पास कितना आ जाएगा, c प्लस ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अपना बेनिफिट क्या हुआ कि हम ये a+c माइनस बी को कॉमन ले सकते हैं। ओके, a+c माइनस बी कॉमन आ गया है, और यहां ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 1/,
ए टाइम्स सी माइनस बी प्लस 1/c टाइम्स ए माइनस बी। ठीक है भाई, यहां तक सब बच्चों को समझ आया। इसके बाद आपको इस ब्रैकेट की में भी एलसीएम लेना है। जो ब्रैकेट आपको सेकंड दिख रहा है इसके अंदर भी आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहां पे हमने बनाया एक डिनोमिनेटर और इसमें लिखा a इंटू सी माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इस पूरे का एलसीएम ले लिया है। ठीक है, तो बेटा जब अपन इसको फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो a और c माइनस बी कट जाएंगे, सिर्फ आपके पास बचेगा c इंटू ए माइनस बी प्लस, और यहां पर आपके पास बचेगा a इंटू सी माइनस बी। ठीक है जी, ये आपका ब्रैकेट लग गया यहां पे। इसके मल्टीप्लाई में कौन है, a प्लस सी माइनस बी, और पूरे के मल्टीप्लाई में 0 है। ठीक है, यहां तक आपको सारी बात समझ आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप आप डिनोमिनेटर की तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर तो राइट हैंड साइड में जाके 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी बची उसको ध्यान से देखिए। पहला ब्रैकेट तो आपके पास बचा a प्लस सी माइनस बी। ओके, इसके बाद जो दूसरा ब्रैकेट आपके पास बच रहा है उसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख लेता हूं। यहां से आपके पास पहली टर्म क्या आती बच्चों, AC माइनस BC, है ना भाई, AC माइनस BC यही तो आती। तो यहां लिख लेते हैं AC माइनस BC। इसके बाद जो सेकंड ब्रैकेट है इसको ध्यान से देखिए, तो यहां पे आता AC माइनस AB, है ना, गेटिंग माई पॉइंट, AC माइनस AB। ओके, इज इक्वल टू 0। अब बेटा दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई 0 है, जिसके लिए सिर्फ दो ही कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं। या तो a प्लस सी का वैल्यू b के बराबर होगा, या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा, या फिर सेकंड ब्रैकेट 0 होगा, है ना। दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई अगर 0 है, सेकंड ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, ac प्लस ac को 2ac लिख देंगे, माइनस bc माइनस ab इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो या तो फर्स्ट वाली बात सही है या सेकंड वाली बात सही है। तो या तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि b का वैल्यू a प्लस सी है, और या फिर आप क्या प्रूव कर रहे हैं कि 2 टाइम्स AC का वैल्यू b टाइम्स a प्लस सी के बराबर है। ठीक है, और यहां से आपको b का वैल्यू क्या मिलता है, 2AC अपॉन a प्लस सी। तो बेटा ये तो वही रिजल्ट आ गया। याद करिए, मैंने आपको तीनों के लिए एक रिजल्ट याद कराया था। यदि ABC AP में होते हैं तो b का वैल्यू a प्लस सी बाई 2 होता है। यदि ABC GP में होते हैं तो b स्क्वायर का वैल्यू AC होता है। और अभी 2 स्लाइड पहले हमने याद किया था कि यदि ABC HP में होते हैं तो b का वैल्यू 2AC अपॉन a प्लस सी होता है, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। इसीलिए आपने दो बातें प्रूव की, या तो b की वैल्यू a प्लस सी के बराबर होगी, और या फिर ए बी सी हरात्मक श्रेणी में होंगे, क्योंकि आपने b को 2AC अपॉन a प्लस सी के इक्वल प्रूव कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें आपको दो बातें प्रूव करनी थी कि या तो फर्स्ट वाली बात सही होगी या सेकंड वाली बात सही होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं हरात्मक श्रेणी में है जिनका योगफल 37 है और इनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बेटा तीन संख्याएं हरात्मक श्रेणी में अपने को सबसे पहले माननी आनी चाहिए। तो उससे पहले यह बात भी जान लो कि हरात्मक श्रेणी के सारे सवाल समानांतर श्रेणी में बदल करके होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समानांतर श्रेणी मानेंगे। ठीक है, तो समानांतर श्रेणी में तीन पद किस प्रकार माने जाते थे, पहला पद a माइनस डी, दूसरा पद a और तीसरा पद a प्लस डी। हाँ भाई, जिनको ट्राई करना है वो वीडियो पोस्ट करके ट्राई कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। ठीक है, तीन संख्याएं हरात्मक श्रेणी में है, तो हरात्मक श्रेणी में तीन संख्याएं मानने के लिए पहले मैंने तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में मान ली है। अब इनका मैं प्रतिलोम कर दूंगा। इनका प्रतिलोम करेंगे तो 1/a माइनस डी प्लस, या अभी अपन प्लस नहीं लिखते हैं, 1/a माइनस डी के बाद अगली संख्या आप मानेंगे 1/a, है ना भाई, और उसके बाद आप मानेंगे 1/a प्लस डी। ये तीनों संख्याएं आप किसमें हो गई, HP में। अब देखो भैया, तुम्हें दो बातें बता रखी हैं। पहली बात तो इन तीनों संख्याओं का योगफल 37 है, और दूसरी बात इन तीनों के व्युत्क्रमों का योगफल 1/4 है। तो दोनों इक्वेशन बना लो जल्दी जल्दी। इन तीनों का योगफल डाल दो भाई पहले तो, है ना। 1/a माइनस डी में 1/a जोड़ेंगे, फिर 1/a प्लस डी जोड़ेंगे, और इन तीनों का योगफल 37 के इक्वल टू में लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन, तीनों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो बेटा पहला नंबर है 1/a माइनस डी, इस 1/a माइनस डी का व्युत्क्रम करो तो आपको वापस से a माइनस डी मिल जाएगा। 1/a का व्युत्क्रम करेंगे तो वापस से a मिल जाएगा, और 1/a प्लस डी का व्युत्क्रम करेंगे तो a प्लस डी मिल जाएगा। और तीनों के व्युत्क्रमों का योगफल दे रखा है 1/4। ये समझ में आया यार दोनों इक्वेशन कैसे बनी। तीन नंबर माने आपने HP में, उन्हीं तीन नंबर के व्युत्क्रमों का योगफल तो आपको दे रखा था 1/4, और उनका डायरेक्ट योगफल आपको दे रखा था 37। दो इक्वेशन बन गई। अब देखो दूसरी इक्वेशन से तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, माइनस डी से प्लस डी कट गया,
ए प्लस ए प्लस ए, ये हो गया 3a, और 3a का वैल्यू आ गया 1/4, जिससे a का वैल्यू आ गया 1/12। ठीक है भाई, समझ आ गई बात। a का वैल्यू आ गया 1/12। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल सॉल्व हो गया। देखो इस फॉर्मेट में नंबर मानने का ना यही फायदा होता है कि एक वेरिएबल जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो आपके पास a का मान आ गया, और a का मान आ गया तो a के मान को अपन पहले समीकरण में पुट कर देते हैं। तो पहला समीकरण क्या बनेगा भाई, a की जगह पे 1/12 रख दो, तो यहां आ गया 1/12 माइनस डी का रेसिप्रोकल, फिर 1/1/a, 1/1/12 सॉरी। तो a की वैल्यू अगर आप यहां पे 1/12 रखते हैं तो ये पूरा पूरा 12 ही बन जाएगा। और तीसरा नंबर है 1/a प्लस डी, तो 1/1/12 प्लस डी इक्वल टू 37। मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बेटा इस 12 को राइट हैंड साइड में ले जाके माइनस कर दो, अगली स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, यहां तक सारी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। हम क्या करेंगे, इस 12 को राइट हैंड साइड में माइनस कर देंगे। 37 में से ये 12 माइनस होगा तो राइट हैंड साइड में बचेगा 25। ओके, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस और कर लेते हैं। यहां पर 12 का एलसीएम डिनोमिनेटर में ले लीजिए, तो जब आप 12 का एलसीएम लेंगे तो यहां बनेगा 1 माइनस 12d, और ये 12 ऊपर भी चला जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपके पास आ रहा है 12/1 माइनस 12d। सिमिलरली सेकेंड पार्ट आपके पास आएगा 12/1 प्लस 12d। तो ये इक्वेशन है जिससे आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास d की वैल्यू आने जा रही है। ठीक है, तो यहां पे आप एलसीएम ले सकते हैं, 12 से कॉमन ले लीजिए, और 12 कॉमन लेकर के 1 माइनस 12d मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस 12d का एलसीएम ले लीजिए। तो बच्चे एलसीएम लेने पर ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 12d और 1 माइनस 12d, करेक्ट, और इक्वल्स टू में आ जाएगा 25। अब क्या करेंगे, ऊपर 12d से 12d कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास सिर्फ क्या बचेगा 24। ये 12 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 प्लस 1 आपके पास 2 हुआ, और 12 इंटू 2 24 हो गया, और 24 के डिवाइड में है 1 माइनस 144 डी स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहां से आप डी को सॉल्व कर लेंगे, यहां से आप डी को सॉल्व करेंगे तो डी का वैल्यू आएगा 1/60, एक्चुअली प्लस माइनस 1/60। पर मैंने आपको बताया था ना डी का जो प्लस 1/60 वैल्यू आता है या माइनस 1/60 वैल्यू आता है, इससे तीनों संख्याएं बराबर आती हैं। एक बार वो तीनों संख्याएं बढ़ते क्रम में आ जाएंगी, और एक बार वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगी, घटते क्रम में आ जाएंगी। तो आप डी का कोई भी एक मान लेके चल लो, तो हमारे पास ए भी सॉल्व हो गया। ए का वैल्यू कितना आया था 1/12, और डी का मैं कोई भी एक मान लेके चल लेता हूं, मैं 1/60 लेके चल लेता हूं। तो पहली संख्या थी बेटा एचपी में 1/a माइनस डी, तो 1/a माइनस डी की वैल्यू हो जाएगी 1/1/12 माइनस 1/60। 60 का एलसीएम ले लीजिए, नीचे आपके पास 5 माइनस 1 आ जाएगा, सो इट विल बी 15। दूसरी संख्या आपको दे रखी थी 1/a, जो कि डायरेक्टली 1 के अपॉन में 1/12 लिखने से आ जाएगी, जिसका आंसर 12 आ जाएगा। और तीसरी संख्या थी 1/a प्लस डी, जिस संख्या को आप अगर सॉल्व करेंगे तो 1/1/12 प्लस 1/60, जो कि 60/5 प्लस 1 10 आ जाएगी। तो वो तीनों संख्याएं कौन है भाई, आप उनको 10 12 15 भी कह सकते हो, और आप उनको 15 12 10 भी कह सकते हो। एक यदि एबीसी एपी में है तो उनका रिवर्स ऑर्डर सी बी ए भी सॉरी एचपी में ही होंगे। ठीक है, तो वो तीनों संख्याएं ये थी। ओके स्टूडेंट्स, तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन ने कहा था, और वो तीनों संख्याएं हैं 10 12 और 15। चलिए भी, तो एचपी पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, क्योंकि एचपी में सारे क्वेश्चंस को आप एपी में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करते हो, तो वही बस एपी का फॉर्मेट ही आपको एचपी में लगाना होता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि आपका समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी तीनों को मिलाकर के बना हुआ है। इसमें तीनों के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, है ना, यू हैव 10 to 20 सेकेंड्स, और फिर जिसको खुद से ट्राई करना है वो वीडियो पोज करके खुद से ट्राई भी करे। ठीक है, आफ्टर क्वेश्चन हम जब पढ़ लेंगे मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो यदि समानांतर श्रेणी के m+1th n+1th और r+1th पद गुणोत्तर श्रेणी में है, और m n r खुद हरात्मक श्रेणी में है, तब आपको समानांतर श्रेणी के सर्वांतर और समांतर श्रेणी के प्रथम पद का अनुपात बताना है, एबीसीडी में से कौन सा होगा, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। तो यहां पर सबसे मुख्य रूप से बात हो रही है बेटा समानांतर श्रेणी की। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की जो मुख्य रूप से बात हो रही है उसी की अपन चर्चा पहले कर लेते हैं। समानांतर श्रेणी को मान लो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, मतलब मैंने पहला पद मान लिया है ए और सर्वांतर मान लिया है डी। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसका m+1th टर्म। ठीक है, m+1th टर्म, तो जो इसका m+1th टर्म लिखा जाएगा एपी का, वो किस प्रकार लिखा जाएगा, a प्लस n-1d फॉर्मूला होता है। तो मेरे को यहाँ m+1 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, d को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ठीक है, वो आपका जो टर्म आएगा वो एपी का m+1th टर्म आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार एपी का आपको निकालना है n+1th टर्म। तो n+1th टर्म आएगा a प्लस n+1 में से 1 माइनस करके इंटू डी कर देंगे, और एक आ जाएगा a प्लस, यहाँ पे r+1 में से 1 को माइनस करके आप d को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एपी का m+1th, n+1th और r+1th पद आ जाएंगे। क्या आया बेटा m+1th पद? a प्लस एम डी, यही आया ना। उसके बाद a प्लस एन डी, और उसके बाद a प्लस आर डी। ये आ गया आपके पास एपी का जो जो पद आपको चाहिए था वो आ गए हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, ये जो तीनों पद है वो किस में है? ध्यान से पढ़िए, वो तीनों पद गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास ये जो तीनों पद आपने निकाले हैं, ये तीनों पद एक जीपी को फॉलो करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ये एक जीपी में है। और कोई एक्स्ट्रा बात आपको पता हो तो, और एक एक्स्ट्रा बात हमें और पता है कि ये जो एमएनआर नंबर है ये एचपी में है, हरात्मक श्रेणी में है। तो m n r लिख दीजिएगा कि ये तीनों नंबर्स आपके पास एचपी में है। ठीक है, ये दो बातें आपको मालूम चल गई हैं, ये दो कंडीशन हमें दी गई हैं, और हमें निकालना क्या है? समांतर श्रेणी के सार्वांतर और प्रथम पद का अनुपात। हाँ भाई, तो टू फाइंड में क्या आएगा, निकालना क्या है भाई, फटाफट सब बच्चे। सार्वांतर मतलब डी हो गया, प्रथम पद मतलब ए हो गया, अपने को डी अपॉन ए का वैल्यू बताना है। ठीक है जी, तो आपको दोनों कंडीशन लगानी पड़ेंगी। देखो यार, तीनों श्रेणी की ना कंडीशन होती है। एपी की कंडीशन क्या होती है याद करो, 2b बराबर a प्लस सी, बीच वाले का डबल अंतिम दोनों पदों के, प्रथम पद और अंतिम पद के योगफल के बराबर होता है। जीपी कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। और ऐसी एचपी की भी कंडीशन होती है, बीच वाला बराबर होता है 2ac अपॉन a प्लस सी के। तो वो दोनों कंडीशन लगा देंगे। सबसे पहले जीपी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो बेटा जीपी की जो कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो जीपी की कंडीशन होती है बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई। तो बीच वाला नंबर आपका a प्लस एन डी था, a प्लस एन डी का हम स्क्वायर कर देंगे, और इसका जो वैल्यू है वो a प्लस एम डी इंटू ए प्लस आर डी के बराबर आ जाएगा। ये जीपी कंडीशन अप्लाई हो गई है। इसी प्रकार एचपी की भी कंडीशन होती है, एम एन और आर एचपी में है, तो एन की वैल्यू 2 टाइम्स एम आर अपॉन एम प्लस आर आ जाएगी। मध्य पद का जो मान है वो 2 एम आर अपॉन एम प्लस आर आ जाएगा। ठीक बात है। तो बच्चों यहां पर आपको स्क्वायर सॉल्व करना है, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2a n d इक्वल टू में भी आप दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर दो। ए स्क्वायर के बाद एक टर्म आएगी आपकी एम आर डी स्क्वायर, और उसके बाद एक टर्म आएगी a इंटू आर डी, और एक टर्म आएगी a इंटू एम डी। ओके, तो बच्चों ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल करो, और अब ना लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो, जैसे डी स्क्वायर की टर्म्स को एक साथ लिख लो। तो यहां पे आपके पास एन स्क्वायर डी स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड से आपके पास एम आर इंटू डी स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल टू मैं ए इंटू डी की सारी टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं। यहाँ पे ए आर डी है, यहां फिर प्लस में ए एम डी था, और माइनस में 2a n d लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ रहा है सबको? यहां डी स्क्वायर कॉमन ले लो, एन स्क्वायर माइनस एम आर का मल्टीप्लाई हो गया आपका डी स्क्वायर के साथ, और यहां पर a इंटू डी कॉमन ले लो, तो यहां पे आएगा r प्लस एम माइनस का 2n इंटू में ए डी आ जाएगा। तो बच्चे कुछ तो कैंसिल हुआ, देखो एक डी से एक डी कैंसिल हो गया, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कट कर देता हूं, और आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो वैल्यू आपको निकालनी थी डी अपॉन ए की। तो बेटा डी अपॉन ए को निकालने के लिए ये जो राइट हैंड साइड में आपको ए दिख रहा है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए, और यहां से आपके पास डी अपॉन ए का वैल्यू आ गया एम प्लस आर माइनस 2n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस एम आर। देखो भाई, डी अपॉन ए सॉल्व तो हो गया, लेकिन ये किसी भी ऑप्शन के बराबर तो नहीं आ रहा। ए ऑप्शन 1 अपॉन एन है, बी ऑप्शन 2 अपॉन एन है, सी ऑप्शन माइनस का 2 अपॉन एन है। क्या पता डी आंसर हो, लेकिन एक बार चेक जरूर करेंगे, क्योंकि आपको एनएमआर का भी एक रिलेशन पता है, और एनएमआर का रिलेशन है 2mr अपॉन एम प्लस आर। यार सारे ऑप्शन किसमें है, सारे ऑप्शन एन में दे रखे हैं। पहला ऑप्शन भी 1 अपॉन एन था, दूसरा 2 अपॉन एन था, तो कोशिश करते हैं एम और आर को गायब करने की, है ना, यही कोशिश करते हैं। तो यहां से एम प्लस आर की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से m प्लस आर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, m प्लस आर को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स एम आर अपॉन एन, लिख सकते हैं ना। तो ये m प्लस आर की वैल्यू निकाल के मैं यहां पे पुट कर देता हूं। तो आपने m प्लस आर की वैल्यू निकाली, फर्स्ट एक्सप्रेशन में m प्लस आर की जगह पर पुट कर दी। माइनस में 2n आप सबको दिख ही रहा है, और डिवाइड में n स्क्वायर माइनस एम आर भी आपको दिख रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अब ऊपर आप 2 कॉमन ले लीजिए,
और फिर एक एलसीएम आएगा, mr माइनस एन स्केयर अपॉन एन बन जाएगा। और नीचे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, एन स्केयर माइनस एम आर। शायद सब बच्चों को फील आ गई होगी। हाँ भाई, एम आर माइनस एन स्केयर ऊपर लिखा हुआ है और एन स्केयर माइनस एम आर नीचे लिखा हुआ है। हाँ भाई सर, ये तो कट जाएंगे। कैसे कटेंगे सर, नीचे वाला ऊपर वाले का नेगेटिव है, और अगर ये कट जाएंगे तो इन दोनों काटने से एक नेगेटिव साइन आएगा, तो आंसर विल बी इक्वल टू माइनस का 2/n हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है भाई, डी अपॉन ए के लिए सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, माइनस का 2/n करेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये था आपका एचपी का 23rd क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो एचपी खत्म हुई। लेक्चर नंबर 3 में हम सिर्फ एचपी को ही देखेंगे, लेक्चर नंबर 4 में एजीपी की बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।